Hello everyone, welcome to Language Across the Curriculum class. स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 के सी पार्ट के लास्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। डिसिप्लिनरी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हमने बात करनी थी इन 4 टॉपिक्स के बारे में: सोशल साइंस, जर्नल साइंस, मैथ्स एंड रिसर्च। तो ये इस टॉपिक से रेलेवेंट 4th वीडियो या 4th क्लास है हमारी, जिसमें आज हम रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। सोशल साइंस, जर्नल साइंस और मैथ्स के डिसिप्लिनरी एरिया के बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में। और रिसर्च के बारे में भी हम मेनली जिस रिसर्च के बारे में जानेंगे वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बारे में हम मेनली इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक्शन रिसर्च का नाम मुझे लगता है कि आपने पहले सुना होगा। रिसर्च का एक स्टार्टिंग लेवल कह लीजिए या एक छोटा सा रूप कह लीजिए, एक्शन रिसर्च होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो अनुसंधानकर्ता की भूमिका अदा करते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है वही उस प्रॉब्लम या उस समस्या का समाधान खोजते हैं और तुरंत खोजते हैं। इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, अनुसंधान क्यों किया जाता है? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि अनुसंधान क्यों किया जाता है। मैं रिसर्च पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा समस्या का समाधान वहाँ के लोग ही खोजते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी कोई रिसर्च होती है तो वो हमेशा किसी ना किसी समस्या से संबंधित होती है। समस्या इन द सेंस हम कह सकते हैं कोई टॉपिक को भी समस्या कहा जा सकता है। ठीक है, कोई समस्या आती है तभी तो उसका विश्लेषण किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है ताकि उस समस्या का समाधान निकल सके। तो अनुसंधान का जो सीधा संपर्क है वो समस्या से होता है, प्रॉब्लम सिलेक्शन से होता है, या प्रॉब्लम के साथ वो पूरी तरह से जो खोज है वो जुड़ी रहती है। जब तक हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता तब तक हम कुछ भी नया करने के लिए, क्योंकि अनुसंधान का मतलब या रिसर्च का मतलब क्या है? खोजना, बार बार खोजना। रिसर्च माने बार बार खोजना। तो जब तक हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता तो हम किसी चीज़ को क्यों खोजेंगे, कुछ नया क्यों करेंगे, नवीन की खोज क्यों करेंगे? तो इस तरह से समस्या इसमें मेन रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के बारे में, एक्शन रिसर्च के बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें एक्शन रिसर्च करनी है तो उसमें किया क्या जाता है, इससे रेलेवेंट कुछ आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक एक करके हम इनको जानते हैं। भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान या शोध से तात्पर्य है। देखिए, यहाँ पे हम भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले थोड़ा सी उसके कॉन्सेप्ट को जान लें कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कैसे रिसर्च की जाती है। कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा, इसके क्या क्या स्टेप रहते हैं इसके बारे में पता चलेगा। और यहाँ पे हम भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च इन डिसिप्लिनरी लैंग्वेज ही क्यों पढ़ रहे हैं। अब आप एक बात क्लियर करके चलना, यहाँ पे मैं भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए पढ़ाऊंगी आपको क्योंकि हमारा टॉपिक है डिसिप्लिनरी लैंग्वेज। ठीक है, अदरवाइज एक्शन रिसर्च किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान किसी भी फील्ड में किया जा सकता है, लेकिन हम भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान का एग्जाम्पल लेकर के फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे सिलेबस में ऐसा दिया गया है। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक्शन रिसर्च कहीं भी की जा सकती है। अब इस एक्शन रिसर्च के बारे में हमें जो मेन बातें पता होनी चाहिए वो हैं, जैसे पहला बिंदु देखिए आप अपने सामने, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत अध्ययन हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अनुसंधान का संबंध समस्या से होता है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि
कि विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत अध्ययन हो, यानी स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छी से देखा जाए कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से या उन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो आ रही है उसकी वजह से और भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, देखो समस्या अगर कोई आती है तो उसको इग्नोर किया जाता है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये हमारा पहला बिंदु ये कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है स्कूल की, जो रूटीन लाइफ है, जो उसका डेली रूटीन का जो टाइम टेबल है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे अनदेखा ना करके बल्कि उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसका विधिवत रूप से अध्ययन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, अध्यापक, प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रबंधक तथा निरीक्षक खुद शोध में लगे, यानी ये अनुसंधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए जो रिसर्च करनी है उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो विद्यालय के ही टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, विद्यालय की जो मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधक जिसको हम बोलते हैं, निरीक्षक, यानी निरीक्षक का मतलब क्या होता है, इनविजिलेटर्स, ये सारे के सारे मिलकर आपस में ही उस समस्या का समाधान खोजें। ठीक है, तो ये दूसरा बिंदु हो गया। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु देखिए, दैनिक समस्याओं का अध्ययन विद्यालय में सुधार एवं प्रगति लाने के उद्देश्य से किया जाए। देखिए अब रूटीन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से तो विद्यालय में आप देखो 2-4 प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाएंगी एक प्रॉब्लम की वजह से। तो हमारा पर्पज़ क्या हो, अगर एक समस्या भी सामने आई है तो उसका समाधान निकाला जाए ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना आए और विद्यालय की जो प्रगति है वो बढ़ती जाए, विद्यालय प्रगति करे, उसकी जो व्यवस्था है उसमें सुधार आए, ऐसा उद्देश्य रहता है। उसके बाद फोर्थ बिंदु है आपके सामने, अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं निरीक्षक सभी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। सबसे पहले तो अगर कोई खोज करनी है, रिसर्च करनी है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इससे हट करके जो पूर्वाग्रह हैं अर्थात जो हमारी खुद की मान्यताएं हैं, हम सच्चाई को तो नहीं देखते। आप इसको पूर्वाग्रह किसको बोलते हैं, जिसमें हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देता है। हमें ये लगता है कि ठीक है उसका खुद का ये मानना है तो वो उसी आधार पर फिर उस चीज़ को लेकर के चलेगा, ये नहीं देखेगा कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो भी अनुसंधान करने वाले अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, निरीक्षक हैं, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, यानी जो दिख रहा है, जो सच है उसकी ओर ध्यान दें, सच को समझें, परखें तथा शैक्षिक परिस्थितियों में अपनी, अच्छा यहाँ पे रचना लिखा है, रचना नहीं, रुचियों एवं पूर्वाग्रहों पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। रचना नहीं है, बता दूं मैं आपको, रुचियों हैं यहाँ पे, टाइपिंग में मुझसे ही मिस्टेक हुई है, सॉरी, आप इसको सही लिखना, रुचियों एवं पूर्वाग्रहों पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। अर्थात जो अनुसंधान करने वाले टीचर्स हैं, जो उनका प्रिंसिपल जो कर रहे हैं अनुसंधान, जो इन्विजिलेटर्स हैं या मैनेजमेंट कमेटी है, वो सब लोग क्या करें, एकदम वैज्ञानिक रूप से तर्क सहित होकर के फिर समस्या का समाधान खोजें और अपनी रुचियों को आड़े ना लेके आएं कि उनको जिस काम में इंटरेस्ट है वो तो वो काम करेंगे। नहीं, काम बिल्कुल सही होना चाहिए। उनकी खुद के जो इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, या फिर उनकी खुद की जो मान्यताएं हैं, पूर्वाग्रह मतलब आप अंधविश्वास भी कह सकते हो इसको, कि खुद की एक, आप कहते हो ना, हम अपने एक आदर्श बना करके चलते हैं, हम अपने आप पे एक सीमा लगा करके रख चलते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं, हमारी नज़र में ये सही है तो ये सही है, हमें किसी की नहीं सुननी होती। तो ऐसा वाला व्यवहार नहीं करना है। इस एक्शन रिसर्च के दौरान किसी भी अध्यापक को या किसी भी प्रिंसिपल या मैनेजमेंट कमेटी या इन्विजिलेटर को, सबको जो दिख रहा है, जो सही है, उसका साथ देना है, उस पर विचार करना है ताकि समस्या का समाधान निकल सके, ना कि वो खुद पर्सनली अपनी इंटरेस्ट को देखें या अपनी मान्यता को देखें कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी या ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए 5th पॉइंट है आपके सामने, विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को पर्याप्त स्थान मिले। अब यहाँ पे ये प्रजातंत्रात्मक जो है वो इकट्ठा आएगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं, शब्द इकट्ठा नहीं आ रहा था, तो आप इसको इसी तरह से नोट करें और इसी तरह से पढ़ें, प्रजातंत्रात्मक। ठीक है, तो विद्यालय की जो कार्य पद्धति है उसमें प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को प्राप्त स्थान मिलना चाहिए। प्रजातंत्र क्या होता है, गणतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, ये हमें सभी को पता है। तो यहाँ पे प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का या प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब क्या है, अर्थात सबके हित के बारे में सोचना, अपने पर्सनली किसी हित को साधने में नहीं व्यस्त रहना या अपने स्वार्थ को नहीं देखना, बल्कि सबकी भलाई की बात करना, विद्यालय की भलाई की बात करना, जो भी काम करना वो इस वे से करना कि जिससे उस समस्या का, विद्यालय की जो दैनिक समस्या है उसका समाधान निकल सके, बहुत ही अच्छा समाधान निकल सके। ठीक है, तो ये 5 बिंदु हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक शोध होता क्या है या उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब आगे देखिए, क्रियात्मक शोध विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार अथवा विकास हेतु एक सराहनीय कदम है। इसके शोधकर्ता विद्यालयों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, इसके शोधकर्ता या इसमें शोध करने वाले हैं कौन, कोई बाहर से अनुसंधान करता तो नहीं बुलाए हैं ना, रिसर्च करने वाले नहीं बुलाए हैं, बल्कि इसमें रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय से ही संबंधित हैं, जैसे कि अध्यापक, जैसे कि प्रधानाचार्य, जैसे कि विद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, जैसे ही निरीक्षक। तो ये सारे तो विद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया है। हम जो कार्य नित्य करते हैं यानी डेली रूटीन में हम जो भी काम करते हैं उसकी शैली में एवं उसकी पद्धति में अभिष्ट प्रभावोत्पादकता लाना, यानी और भी ज़्यादा वो प्रभावी दिखे, ये क्रियात्मक शोध का लक्ष्य होता है। इसके द्वारा व्यवहार में सुगमता लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध के द्वारा नए सिद्धांत और विधियां संभव हुई हैं। नए नए सिद्धांत और नई नई विधियां जो आई हैं वो इस क्रियात्मक शोध की ही देन है, इससे ही आई हैं। जैसे ये आगे कुछ विधियों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको पढ़ेंगे, आपने इनके नाम सुन रखे हैं। जैसे जॉन डीवी की प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, मुझे लगता है आप सभी को पता है इस मेथड के बारे में, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। तो प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी की है और इसके बारे में आप सभी ने सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो ये विधि भी क्रियात्मक शोध का ही नतीजा है। उसके बाद देखिए फ्रोबेल की किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि के बारे में भी आपने सुन रखा होगा। फिर मारिया मोंटेसरी की खेल विधि। तो ये जो कुछ नई विधियां या जो सिद्धांत हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध के द्वारा ही यहाँ पे हमें उसके नतीजतन या परिणाम स्वरूप ही हमें मिली हैं। क्रियात्मक शोध में कार्य पक्ष पर बल दिया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष पर, कार्य पक्ष का मतलब क्या हुआ, व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, यानी उस समस्या का हमें समाधान खोजना है तो व्यवहारिक हो करके फिर हम समस्या को देखते भी पूरी तरह से व्यवहारिकता के साथ और उसका समाधान भी उसी वे से निकालते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है क्रियात्मक शोध के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा हमें पता चल गई है। अब हम बात करते हैं इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं। अब अगर मैं इसके स्टेप्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कुल 7 स्टेप हैं। ये जो 7 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुल 7 स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एक साथ देख लेते हैं। समस्या की पहचान एवं चयन, समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण। यहाँ पे भी मैंने बहुत प्रयास किया इसको परिभाषीकरण लिखने का, परिभाषाकरण ही आ रहा है। ठीक है, तो परिभाषाकरण। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण,
क्रियात्मक उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का सत्यापन, निष्कर्ष प्रतिपादन। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हैं। अब मैं एक एक करके आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे आपने एक्शन रिसर्च के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, तो उसी तरह से यही एक्शन रिसर्च की फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक फाइल भी बनानी होती है। ठीक है, एक फाइल भी बनानी होती है। आप लोग जब टीपी पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको विद्यालय की किसी समस्या से संबंधित, जैसे आप लोग मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग 1 महीने की टीपी पे जाते हो, तो यहाँ वहाँ पे आप जिस विद्यालय में टीपी पे गए हो, वहाँ पे आपको उनके विद्यालय में क्या रूटीन लाइफ में क्या समस्या दिखी, तो कोई एक समस्या पे आपने एक्शन रिसर्च की फाइल तैयार करनी होती है, और यही वाले बिंदु वहाँ पे भी आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ये वाली नॉलेज वहाँ भी काम आ जाती है उस फाइल को बनाने में। अब एक एक करके मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो देखिए, समस्या की पहचान एवं चयन, स्टार्टिंग की क्लास में क्लास जब स्टार्ट हुई मैंने तभी आपको बता दिया कि जो भी अनुसंधान होता है, खोज होती है, वो किससे रेलेवेंट होती है, वो रेलेवेंट होती है किसी ना किसी समस्या से। और यहाँ पे तो हम बात ही कर चुके हैं कि विद्यालय की जो दैनिक समस्या है उसका अध्ययन करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए रिसर्च की जा रही है। तो समस्या की पहचान या फिर समस्या का चयन इसका पहला स्टेप हो गया, यानी सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही किया जाता है, समस्या को खोजा जाता है, समस्या का चुनाव, सिलेक्शन किया जाता है, पहचान की जाती है कि हमें इस पे रिसर्च करनी है, इसका समाधान निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु, समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण, यानी समस्या की लिमिटेशंस की बात करनी है। समस्या के सीमांकन या परिभाषीकरण से मतलब क्या निकलता है कि जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसको हम किस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, किस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, अर्थात जो अनुसंधान करता है उसका एक फिक्स्ड एरिया क्या रहेगा, उसका एक फिक्स्ड एरिया क्या रहेगा, कौन सी क्लास से संबंधित समस्या है, तो उसी क्लास से संबंधित ये आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे ना। जैसे मान लो 7th क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, 7th क्लास का जिस सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब बच्चों को किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मान लो आ रही है, तो आपका सीमांकन क्या हो गया, लिमिटेशन क्या होगी, 7th क्लास का ए सेक्शन या बी सेक्शन, क्योंकि वो उस सेक्शन की समस्या है, तो ये आपकी लिमिटेशन है, ये सीमांकन है बच्चों, समझो इसको। तो आप अपना एरिया फिक्स कर लेते हो कि ठीक है मुझे इस पे काम करना है, हमें पता चल जाए ना कि मेरा ये एरिया, मुझे ये इतना काम करना है, इस एरिया में काम करना है। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा बिंदु देखिए, समस्या के कारणों का विश्लेषण। अब यहाँ पे जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अब जब हमें अपने एरिया में हमें जहाँ पे काम करना है, क्या काम करना है वो समझ में आ गया, अब यहाँ पे कारणों की बात करनी है। अब हमने ये देखना है कि वो जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम आई क्यों है, वो प्रॉब्लम क्यों आई है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, कोई एक कारण नहीं आएगा आपके सामने, कोई एक कारण नहीं आएगा, आपके सामने 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो इसलिए ये समस्या आई है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे कुछ 4-5 बिंदु जब आप रिसर्च करेंगे तो कुछ 4-5 बिंदु आ जाएंगे। जब आप उस प्रॉब्लम को विधिवत रूप से उसकी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, आपके सामने वो 4-5 कारण आ जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा इसलिए ये प्रॉब्लम आई होगी, तो नहीं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि क्या कारण है। ठीक है, तो 4-5 आपके पास कारण आ गए थर्ड पॉइंट में। अब उसके बाद देखिए क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये वर्ड का मतलब समझ लो, उपकल्पना क्या होती है। उपकल्पना होती है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, उपकल्पना, और इसी को कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना, कल्पना क्या होता है, इमेजिनेशन,
जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना, यही तो इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। जो ऊपर थर्ड पॉइंट के अंदर हमें वो 4 से 5 बिंदु मिले हैं ना, 4-5 कारण मिले हैं ना, उन्हीं चारों पांचों कारणों पे काम होगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 4-5 कारण आए हैं, हम इस फोर्थ पॉइंट में इनका विश्लेषण करेंगे। जो भी अनुसंधान करता है या शोध करता, जो भी है, टीचर है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, चाहे मिलकर के सारे काम कर रहे हैं, चाहे कोई एक जना कर रहा है, वो क्या करेगा, जो ऊपर कारण आए हैं उन कारणों को विश्लेषित करेगा और ये देखेगा कि ऐसा कौन सा कारण है जो पूरी तरह से प्रभावी है। ठीक है, भी ऐसा क्या करें जिससे कि समस्या का समाधान निकल जाए। इसे ही कहते हैं क्रियात्मक उपकल्पना। तो यहाँ पे क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखिए फिफ्थ बिंदु है कि एक रूपरेखा बनानी है। अब ये जो आपने उपकल्पनाएं बनाई हैं, ये उपकल्पनाएं किस तरह से काम करेंगी उसका एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, उसका एक सिस्टम बनाना है, यानी एक रूपरेखा तैयार करनी है कि इन कामों को, जो क्रियाएं डिसाइड की गई हैं उस समस्या का समाधान निकालने के लिए, जो कारणों पे काम किया गया है कि हमें अगर ऐसा करेंगे तो फिर समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे उस पे काम करना क्या है कि उसका एक सिस्टम तैयार करना है, रूपरेखा तैयार करनी है कि अच्छा ये स्टेप पहले किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा और इस तरह से। और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, इसमें उन कल्पनाओं को चेक किया जाएगा, आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। जैसे मान लो फिफ्थ पॉइंट में आपने जो है जो सिस्टम बनाया है उस पर काम कहाँ किया जाएगा, सिक्स्थ पॉइंट में काम किया जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में आप क्या करोगे, आंकड़े इकट्ठे करोगे। अब आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, अब डिपेंड करता है कि समस्या क्या है। अब 7th क्लास की क्या समस्या थी, अगर कोई ऐसी समस्या है जिसमें बच्चों से आपने अगर बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आपके पास डाटा इकट्ठा होगा, तब आपके पास आंकड़े आएंगे। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, बच्चों से जा करके बात करनी है, बच्चों का इंटरव्यू लेना है, या बच्चों से क्वेश्चनर बढ़ाना है, जिसको हम कहते हैं प्रश्नावली। प्रश्नों की एक सूची होती है जिससे जो बच्चे को दे दी जाती है और बच्चा जो है उसमें लिख करके अपने आंसर्स देता है, उसमें टिक या क्रॉस करना होता है, और टिक क्रॉस वाले उसके आंसर पढ़ के हमें पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, बच्चे का ये सोचना है, बच्चे को ये लगता है, या बच्चे के साथ ये हो रहा है। और फिर वो उसकी बात जो है वो गोपनीय तरीके से हम तक पहुंचती है। ऐसा नहीं कि सबको पता चल जाएगा, कोई एक जना क्लास में बता करके बुरा बन जाएगा, नहीं, वो क्या गोपनीय तरीके से बस हम तक बात पहुंच जाएगी। वो टिक क्रॉस करेगा, क्वेश्चन ही इस हिसाब से होंगे कि जो हम जानना चाहते हैं हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप, उनसे प्रश्नावली भरवा सकते हो आप, उनका इंटरव्यू ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी करके आप आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो। और यहाँ पे जब ये आंकड़े आपके पास आ जाएंगे तो अब आंकड़ों से क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। अर्थात यहाँ पे 7th पॉइंट में जहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा तो वहाँ पे ये बात पता चल जाएगी कि तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमारे पास 4-5 कारण रहे थे कि अच्छा ये समस्या इस कारण से आई होगी, इस कारण से आई होगी, तो यहाँ पे जो हम इतना काम करेंगे ना तो समाधान को खोज लेंगे कि अच्छा ये वाला कारण था, ये समस्या इस कारण से आ रही थी, और आप क्या करोगे, उपाय कर दोगे, उस कारण को दूर कर दोगे, जिससे कि उस समस्या का निराकरण निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि जो ये 7th आपने बिंदु पढ़े हैं, ये 7th पॉइंट पढ़े हैं आपने, 7 पॉइंट, तो इन 7 पॉइंट में से आपको कुछ तो आपके माइंड में रूपरेखा बनी गई होगी कि अच्छा एक्शन रिसर्च इस तरह से की जाती है। लेकिन आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं नहीं अभी थोड़ा बहुत समझ में आया है, ज़्यादा समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रेलिवेंट करके ही, इससे संबंधित ही मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करने वाली हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेंगे लैंग्वेज का कि बच्चे किस तरह से उनको समस्या आती है, स्कूल के अंदर दिखाई देती है, और फिर उसके बाद उसका निराकरण निकाला जाता है। समस्या क्या है कि हम इस बात पे बात करेंगे कि जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो किस तरह से
हम इस एग्जाम्पल को लेकर के या फिर इस पर काम कर सकते हैं, इस पर एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि आपको ये टॉपिक और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एक्शन रिसर्च आखिर की किस तरह से जाती है। तो आपको कंफ्यूज होने की या फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्लास भी आपकी इसी से ही रेलेवेंट है, तो आप उस क्लास को भी अटेंड करना, आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।